हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जेडब्ल्यू और नीट के लिए रिवीजन, उसमें सिर्फ स्पेशली 11th स्टैंडर्ड का। ताकि 12th तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, उसकी टेस्ट मतलब 12th में भी टेस्ट जो है जेडब्ल्यू नीट का आपने अच्छी तरह से दिया होगा। 11th जो है उसको थोड़ा टाइम हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे 11th के लिए जेडब्ल्यू नीट के कुछ पॉइंट्स, उसके कुछ क्वेश्चंस, उसका यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा थरोली रिवाइज करने में और समझने में ज्यादा आसानी रहे। Here this kind of a revision, it is just one kind of you can say कि हम उसको जल्दी जल्दी में देखेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला देखे, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और अगेन वी जस्ट फोकस ऑन दैट कि कोई भी क्वेश्चन को सोचने के साथ साथ हमें कोई पैटर्न को कैसे पकड़ना है। जब भी हम कोई क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारा बेसिक फोकस ये होना चाहिए कि हम उसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब वो जो हमारा पॉइंट है उसको हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसके कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। वैसे आपको पता है फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट का बेसिक फोकस जो है वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को लेकर है और उसका डायमेंशन एनालिसिस कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बता दें कि डायमेंशनल फॉर्मूला है, हमने काफी बार आपको कहा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे डिराइव करना है उसको आपको समझना चाहिए। वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला को लेकर क्वेश्चंस बोर्ड्स में, गुजकेट में, जेडब्ल्यू में, नीट में, हर एक जगह पे डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चंस आते हैं। सपोज इफ यू दैट प्रैक्टिस कि आप उसमें याद रख लेते हो तो आई थिंक कभी कभार आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सो बेटर टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला के बजाय वी ऑलवेज प्रेफर कि आप उसका बेसिक जो फॉर्मूला है उसको याद रखा करिए। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं ऐसे जस्ट ओरली कि अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे ही हम सुनते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो हमारे दिमाग में उसको लेकर कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। ओके अगर मान लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जैसे मैंने कहा और अगर मान लो आपके दिमाग में ये एक फॉर्मूला आता है तो शायद आपको ज्यादा पता चल सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जैसे हम यहाँ पे कहते हैं और अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला आता है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पे ईटा है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो F अपॉन 6 पाई आर वी, यहाँ पे F जो है वो फोर्स है, R रेडियस है और V वेलोसिटी है। बहुत सिंपल तरीके से आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मिल सकता है। जब भी ऐसा कुछ भी आता है तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो आपका काम आसान है। ओके तो वी ऑलवेज फोकस कि आप बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद रखिए तो आपको ज्यादा उसमें मजा आ सकता है। वैसे काफी सारे ऐसे फॉर्मूला है जो वी कैन से कि जनरली पूछे जा सकते हैं या तो उसका कोई ना कोई यूज आ सकता है। सपोज इफ आई कंसीडर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है उसकी बजाय अगर आप ये याद रख लेते हो कि F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखा हुआ है तो आपको और ज्यादा आसानी वो हो सकती है। जहां पे कैपिटल जी जो है उसको सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F that is the force, R is the distance and m1 m2 are masses। उससे आपको कंफर्म डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल जी का क्या है वो मिल सकता है। यूनिट्स भी पहले लिख सकते हो, यूनिट्स के बाद भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, बना सकते हो। जैसे कि जो लोग ट्वेल्थ जिसने पास किया है या तो जिन लोगों ने 11th में थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस किया हुआ है डायमेंशंस को लेकर, उसके लिए अगर मान लो पूछा जाए व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने आई थिंक आपको ऐसा कहा है कि आप ऐसा याद रखिए F इज इक्वल्स टू बिल, जहाँ पे B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। वैसे देखा जाए तो F इक्वल्स टू बिल याद है तो दोज हु जस्ट कंप्लीटेड 11th स्टैंडर्ड उसको भी आसान हो सकता है, जिसने 12th पास किया है उसको तो ये इजीली पता चल ही जाएगा। बट दोज हु आर इन 11th उसके लिए भी ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है।
क्यों? तो कि देखो, आपको फोर्स पता है, आई करंट पता है, एल लेंथ पता है, तो बचा है वो बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बना दो तो एफ बाय आई एल से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला भी मिल सकता है। उसके हिसाब से जो लोग 12th में है उसके लिए थोड़ा आसान है। ओके, जैसे कि अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ओके, इफ यू रिमेंबर दैट, अगर आपको फ्लक्स का यूनिट भी याद है तो भी आपका काम आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस जो बन रहा है यहाँ पे, कि अगर मान लो जैसे आपको याद हो तो आपने जैसे जब भी डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा था पहली बार, अगर उसको समझ के किया होगा कि अगर मुझे वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, वर्क के लिए चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्लियर है, फोर्स का कैसे मिलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास सिंपल है। एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी कैसे मिलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी आप इनिशियल स्टेज पे अगर प्रैक्टिस करते हो बेसिक लेवल तक जाकर, तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। दो और बहुत ही काम की डायमेंशन फॉर्मूला है जिसका हम डिस्कशन काफी बार करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिसको आपने यहाँ पे देखा है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है जिसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, Q1 Q2 चार्जेस है, R डिस्टेंस है और F फोर्स है, जो आपका काम बहुत आसान कर सकता है। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट पता है तो हमारे पास म्यू नॉट, दैट इज वैसे जैसे कूलम्बियन फोर्स है वैसे ही एक और बायो सावर्ट का भी फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होगा, पर इससे और एक छोटा सा बहुत ही इजी तरीका है। एप्सिलॉन नॉट पता हो तो म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का, जहाँ पे बताया है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c²। ये एक डिफाइंड फॉर्मेट है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1/c² के इक्वल होता है। अब एप्सिलॉन आपको मिल चुका है, c², c दैट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी अल्टीमेटली। तो उसके हिसाब से आपको म्यू नॉट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत ही लिमिटेड टाइप के डायमेंशनल फॉर्मूला का डिस्कशन किया। तो जहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला आए, आपको उसका बेसिक फॉर्मूला पता हो तो आपका काम आसान है, फर्स्ट है। दूसरा और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहला और सबसे सिंपल सा पॉइंट ऐसा आता था, इफ यू रिमेंबर दैट, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना या तो सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना। ओके, एमकेएस टू सीजीएस कैसे कन्वर्ट करते थे, तो हम यहाँ पे दोनों के लिए एमएलटी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है एमएलटी, तो दोनों में सेम टू सेम रहेगा। आई होप यू रिमेंबर इट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो एमएलटी का है वो तो एज इट इज ही रहता है। अब एमकेएस टू सीजीएस के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया दिया था कि एमकेएस में अगर मैं यहाँ पे एम एल टी लेता हूँ, एम दैट इज एम एल टी में एम जो है वो मास, एल लेंथ और टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मास यहाँ पे किलोग्राम में है, तो यहाँ पे जहाँ m लिखा है उसकी जगह पे 10⁻³ m कर दो, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसकी जगह पे 10⁻² L कर दो, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और टाइम के लिए नो टेंशन, तो इसका कोई टेंशन लेना नहीं है, यू कीप द डाटा एज इट इज। तो MKS टू CGS, बड़े में से जब छोटे में हम जाते हैं तो 10 का पावर है वो पॉजिटिव रहेगा, याद रखना पड़ेगा। When you move from the MKS to CGS, you have to keep that power, 10 power, that is a positive. उसके एक बहुत ही सिंपल सा हम एग्जांपल ले ले कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा कहते हैं 1 जूल इक्वल्स टू डैश अर्थ, बहुत ही कॉमन सा पॉइंट मैंने उठाया, M1 L2 T-2,
तो m केस में जहाँ m है यहाँ पे ले लो 10⁻³ m⁻⁻1 10⁻²l raised to 2 and no tension for the time. You can keep that t value as it is, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू है वो बन जाता है 10⁻³ m1 10⁻⁴ l2 and t-2 as it is। तो ये बन गया 10⁻⁷ m1 l2 t-2। क्लियर? तो ये हो जाता है आपका आंसर, बहुत ही पुराना आंसर है और आपको पता भी है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। अब याद ऐसा रखना है कि अगर मुझे MKS to CGS में जाना था तो पॉजिटिव पावर लिया 10⁻3 10⁻2 10⁻, हाँ बदू ही लेना है, टाइम को टेंशन नहीं लेना है। पर अगर मैं छोटे से बड़े में जाता हूँ, इफ आई मूव फ्रॉम द CGS टू MKS, तो वहां पे मुझे 10 का पावर है वो नेगेटिव लेना है। ओके, जस्ट कीप इन द माइंड। ये पहला एनालिसिस। दूसरा जो भी पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी विद द अदर क्वांटिटी, जिसके लिए हम ऐसा समझते थे। ओके, जिसके लिए हमने ऐसा एक आइडिया लिया हुआ था कि अगर मान लो हम यहाँ पे एक आइडिया सिंपल सा लगाना चाहे, हाँ बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं लगाना है, बट इट्स अ सिंपलेस्ट आइडिया। देखिए, अब हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया ले लेते हैं, रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी विद द अदर क्वांटिटी। तो उसके लिए हम ऐसा समझते थे कि कोई भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं। अगर मान लो मैं एकदम रैंडमली उठाऊं, तो एकदम रैंडम ऐसा है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कहा फोर्स हैविंग x पावर, वेलोसिटी हैविंग b पावर एंड चलो दो ले लेते हैं, एंड इफ आई वांट टू शो दैट यहाँ पे ये जो है विच इज इक्विवेलेंट टू मास। ओके, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लेना है जो m1 ही होता है। पर अगर मैं फोर्स और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी समझूं, तो मेरा x और b का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा। ओके, ऐसा एक बहुत ही रैंडम सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो आ सकता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको x लिया है तो आप इसको y ले सकते हैं। यहाँ पे x ले लिया, इस v वाली की पोजीशन को y ले लिया, और यहाँ पे t के लिए z भी ले सकते हो। तो x y z t की पावर क्या हो सकती है, तो यहाँ पे मास यानी m1 लेना है। कंपैरिजन कैसे करना है, तो यहाँ m1 आएगा, L0 और T0 आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला मास का आएगा x के टर्म में, यहाँ पे आएगा y के टर्म में, और यहाँ पे आएगा z के टर्म में। इसके हिसाब से जो m का पावर आएगा, कंपेयरिंग द पावर वाला फंडा, तो m की जो पावर है उसमें दैट समथिंग x समथिंग y समथिंग z, जबकि यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो वह m⁻1 होगा। ठीक है, एक लेते हैं जैसे कि फोर्स है मास, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के हिसाब से m1 l1 t-2 l1 t-1, और यहाँ पे आता है t1। तो देखो m⁻² सिर्फ x आएगा, ताकि यहाँ पे और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो m⁻1 उसके साथ कंपेयर कर दिया तो आपका x का वैल्यू 1 हो गया, बात खत्म हो गई। क्लियर? t में दो वैल्यू है, l में x आएगा और l में y भी आएगा, उसको 0 के साथ कंपेयर कर दो, और t⁻²x t⁻−y और t⁻z, तो -2x -y प्लस z दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0, और उसके हिसाब से आपको x y और z का वैल्यू वो मिल जाता है। तो रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी विद द अदर क्वांटिटी। इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अगर हम कोई क्वांटिटी को ऐड करते हैं, या तो ऐड सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम हो। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसका डायमेंशन सेम होना जरूरी नहीं। जैसे कि अगर मान लो मैंने ऐसा कहा, मैंने f प्लस x लिया, प्लस मैंने b लिया, प्लस मैंने y लिया, तो what we can say about the dimensions of x and dimensions of y? Of course यहाँ पे f जो है उसको मैं फोर्स कहता हूँ,
तो x का डायमेंशंस और y का डायमेंशंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैंने दोनों को ऐड किया है तो डायमेंशंस ऑफ x एंड डायमेंशंस ऑफ y इज आल्सो इक्विवेलेंट टू डायमेंशंस ऑफ b एंड डायमेंशंस ऑफ। जब भी आपको डायमेंशंस दिखाने हैं तो आप ऐसा भी यहाँ पे बता सकते हैं कि आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ एक और भी पॉइंट है जो जनरली जरूरत नहीं है उसकी, दैट्स कॉल्ड एज ए पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आइडिया आपको होना चाहिए। वैसे उसका कोई क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर लिया है, यहाँ पे ये थीटा, ओके, तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बस मोर देन इनफ है, इतना कर दो, हम आसान है। क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट के बाद आता है एरर का पॉइंट। ओके, तो एरर जो है उसके लिए भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ जो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीज आर कंसीडर्ड 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनते हैं वो इससे बनता है। कभी कभार ऐसा भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस भी हो सकता है, तो अपने को ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है जो शायद पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंगल, दो टाइप के, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल यानी कोई भी दो सरफेस के बीच का जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल कह सकते हैं। और सॉलिड एंगल जैसे कि कोन जो है उसके अंदर जो एक एंगल बनता है उसको आप सॉलिड एंगल ऐसा कह सकते हैं। तो प्लेन एंगल, रेडियन, टी रेडियन ऐसे उसके यूनिट्स है, और एक है रेडियन। ठीक है, उसके हिसाब से देखो यहाँ पे आइडिया दिया है कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद एक आता है एक्सेलरेशन, दैट इज है वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स अपॉन मास इनटू। तो एक स्टेप अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपको कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है उसका आइडिया आ सकता है। यहाँ पे फिफ्थ जो है वो एंगल दिया है, वैसे बता दे, एंगल टी रेडियन, मतलब रेडियंस, टी रेडियन और रेडियो एक्टिविटी है जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, उसके डायमेंशंस नहीं होते, उसका यूनिट होता है तो उसका डायमेंशंस नहीं होते। उसके बाद ये जो है सेवेंथ वाला और ये सिक्स वाला भी, आप इसका भी देख सकते हो डायमेंशन लेस, इसका भी डायमेंशन लेस। इसका आइडिया दे देता हूँ। स्ट्रेन का मतलब हमने समझा हुआ है चेंज अपॉन ओरिजिनल, इफ यू रिमेंबर इन दैट। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल मतलब उसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी की जब बात करते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड रिलेटिव, मतलब सेम क्वांटिटी का रिलेशन लेना है उसकी कोई आइडियल वैल्यू के साथ, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होता नहीं। उसके बाद यहाँ पे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस मैंने डायमेंशन फॉर्मूला दिए हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी का, यहाँ पे देख सकते हैं। विस्कोसिटी के लिए एक और फॉर्मूला जो है उसका यूज यहाँ पे किया है, दैट मेंशन इज एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, उसका यूज यहाँ पे किया हुआ है। ओके, टॉर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी आप कर सकते हैं, एफ आर और एंगुलर मोमेंटम। तो वो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है। चलो, उसके बाद ये भी एक सिस्टम था, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, सीजीएस टू एमकेएस, उसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। नाउ इट्स अबाउट द एरर, मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव, परसेंटेज, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड ये पावर वाला। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल तरीके से देखो आप। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर या तो मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हेनेवर वी डिस्कस एरर तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला से आइडिया लगाना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो आपको एरर देता है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन यानी उसका भी एवरेज हमें निकालना है। तो इसलिए क्या किया, तो कि जो उसका डिफरेंस होता है, हर एक वैल्यू में जो छोटा डिफरेंस आता है उसका भी एरर निकालना। उसके लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा ट्राई करें मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए, कि अगर मान लो हमने ऐसा कहा कि कोई एक एक्स वाई जेड डेटा था, फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग
वायर थे उसकी लेंथ मेजर किया, तो उसका जो एवरेज बना, लेंथ जो है उसका जो एवरेज बना वो फॉर एग्जांपल 32.63 सेंटीमीटर ऐसा बना, बरोबर। अब आपके पास L1 है, L2 है, L3 है, ये एवरेज मिला हुआ है, जबकि ये है 31.57 सेंटीमीटर, ये है 33.23 सेंटीमीटर 02 सेंटीमीटर, और ये है 32.42 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। वैसे तो आप अब डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, पर एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, तो आपको एवरेज मिलेगा। अब जैसे मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ ना, तो मुझे मिलता है डेल्टा L1, ठीक है। जब मैं इसका और इसका डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे मिलता है डेल्टा L2, और जब फर्स्ट का और लास्ट का हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो मिलता है डेल्टा L3। अब इन तीनों का भी एवरेज निकालो, यानी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 डिवाइड बाय 3 करते हैं, और जो मिलता है उसको मीन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है उसको करना बहुत ही आसान है। एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसमें कोई ज़्यादा टेंशन आपको नहीं रहता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा आइडिया आपको लगाना है। देखिए, अगर हम बहुत ही सिंपल सा आइडिया लगाए कि अगर एरर के लिए हम एडिशन की बात करते हैं, पहला पॉइंट जो है उसमें हम एडिशन का बात करें, अगर ये कोई क्वांटिटी हो तो एरर कैसे निकालना होता है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी को ऐसे समझाया जाता है, मेन क्वांटिटी और उसका डिफरेंस, मेन क्वांटिटी और उसका डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझने का कि ये ए और ये ए सेम नहीं है। ये जो ए है उसको हम टोटल क्वांटिटी कहते हैं, ये मेन वैल्यू और उसमें एरर ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनता है उसको हम ये कहते हैं। ओके, आपने 11 में पढ़ाई था। बी जो है, पहला वाला बी यानी ये वाला, ये भी अगेन मेन क्वांटिटी में जो ऐड किया हुआ मतलब फाइनल वैल्यू, तो ये आपका मेन वैल्यू और ये आपका एरर। इसको कैसे समझेंगे आप, तो कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता हूँ, किसी का लेंथ हमने लिया 10.02 उसका लेंथ था, और उसमें एरर जो है वो 0.4 का था, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला, तो कि हमें मिलता है 10.06। तो इसको भी हम एल कहेंगे, इसको भी हम एल कहेंगे, और इसको हम डेल्टा एल कहेंगे, या तो इसको आप ए कहेंगे, इसको आप ए कहेंगे, और इसको आप डेल्टा ए कहेंगे। समझे मेरी बात। तो ए जो है वो लेंथ ही है, पर ये वाला जो है वो गिवन लेंथ है, और उसमें एरर करने के बाद जो लेंथ आता है उसको हम ये वैल्यू कहते हैं। क्लियर। जैसा होगा एडिशन में वैसा ही होगा सब्ट्रैक्शन में, मतलब सेम टू सेम फंडा रहेगा, पर उसका जो एरर है वो एरर ऐड होता है, मेन वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है। यानी कैसे समझेंगे आप, तो कि अगर मैं एडिशन की बात करूं तो ऐसे समझा जाएगा, ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी मेन वैल्यू को भी ऐड किया और एरर को भी ऐड किया। पर अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो उसमें ऐसा आएगा, मेन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन लो और एरर जो है उसका आप एडिशन लो। क्लियर। उसी तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम तरीके से काम करेंगे। देखिए उसके भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द z x इंटू वाई और x अपॉन वाई। ये x इंटू वाई और x अपॉन वाई है, दोनों में लिखने का तरीका है डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। क्लियर। और उसके बाद ये जो फंडा है वहीं से हम ये भी आइडिया लगा सकते थे कि अगर मान लो मैं इसी पॉइंट को ऐसे कंसिडर करूँ यहाँ पे कि x
बाय वाई जो है, जिसका z का वैल्यू हम x अपन y लिखते हैं, उसको मैं x इंटू वाई रेस टू माइनस वन भी तो कह सकता हूँ। तो इसका मतलब ऐसा कि मल्टीप्लिकेशन में ही माना जाएगा डेल्टा x बाय एक्स, और रूल ये कहता है कि रूल में कहीं माइनस साइन नहीं आता है, इसलिए y रेस टू माइनस वन है, उसका भी पावर प्लस ही हो जाएगा, और वो बन जाएगा डेल्टा y बाय वाई, यानी जो हमें यहाँ पे मिला है वो फिर से आपको मिल जाएगा। पावर है तो पावर कम्स फॉरवर्ड एंड एरर मीन्स एज इट इज, मतलब वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। पहले हम एक दो मिनट आपको देते जाएंगे, आपको क्वेश्चंस पढ़ने का, उसमें आंसर्स लगाने का, साइड में आपको अपने आंसर्स जो है वो नोट डाउन करते जाने का। वेन एवर यू फील दैट कि हाँ ये मुझे आता है, तो आप अपना आंसर है वो बाजू में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आपको उस क्वेश्चंस का जस्ट फॉर प्रैक्टिस करना है, देखते जाना है, हम उसके आंसर्स भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेंगे इसमें क्या आता है। तो यू हैव टू जस्ट ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। थोड़ा टाइम देते जाने का, जहाँ जहाँ पे लगे वहाँ पे वीडियो को पॉज करते जाने का, और उसके बाद उसके आंसर्स को यहाँ पे सुनने का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रखे हैं, तो पहले आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप सभी क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को फिर से आप स्टार्ट कर लीजिए, ओके। दैट इज अ सिंपल एडवाइस। चलो ओके, आई जस्ट स्टार्ट। द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट। इम्पल्स यानी क्या होता है, जिसको आप कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब मैं करता हूँ तो मुझे इम्पल्स देता है, और यहाँ पे आपके पास है dp by dt is equals to force। अगर फोर्स अप्लाइड फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड एज अ dp, और उसके हिसाब से क्या होता है लीनियर मोमेंटम। ये बहुत ही सिंपल सा है। If p represents the radiation pressure, c represents the speed of light, and q represents the radiation energy striking the unit area per second, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, ओके पी के लिए तो बताया हुआ है। देखिए पी जो है वो प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर का हो या सिर्फ प्रेशर का हो, तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया से, क्लियर। उसके बाद सी दिया है स्पीड ऑफ लाइट, और क्यू जो दिया है उसको दिया हुआ है रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, ओके। तो वो जो स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया जो आपको दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप एक सिंपल सा आइडिया जो है वो लगा सकते हैं। उसका डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला भी आप सोच सकते हैं, और आप उसका डायमेंशन फार्मूला बना भी सकते हैं, ओके। उसका डायमेंशन फार्मूला जो बनाना है उसमें करना क्या है, तो कैसा सोचिए, एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी वर्क डन अपॉन एरिया इनटू टाइम। आई रिपीट, वर्क डन अपॉन एरिया इनटू टाइम, जो आपको क्यू का वैल्यू देगा। सी पता है, पी पता है, और यहाँ पे ऐसा दिखाना है कि p रेस टू एक्स, q रेस टू y और c रेस टू z है वो डायमेंशन लेस होता है। तो वो q जो है मतलब x, y और z आप क्या लेंगे जिससे डायमेंशन लेस हो। तो इसका आइडिया बहुत ही सिंपल सा लेना है, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया। लेफ्ट साइड रहेगा m रेस टू जीरो, l रेस टू जीरो, t रेस टू जीरो। p का डायमेंशन फॉर्मूला, q का डायमेंशन फॉर्मूला और c का डायमेंशन फॉर्मूला। q का मतलब एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी वर्क डन अपॉन एरिया इनटू टाइम, ओके। और उसके हिसाब से आपको जो है उसका आंसर वो मिल सकता है। आई होप इट्स क्लियर। और उसके हिसाब से देखा जाएगा तो उसका आंसर जो है वो आता है डी, ओके। ट्राई करिएगा, ओके। ये जो है x इज टू वन, मतलब x इज टू वन, y इज टू वन एंड z इज, अगर तीनों की वैल्यू वन 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 हम लेते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन लेस होता है। अल्टीमेटली चेक करना हो तो प्रेशर इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम करके देख लेने से आपको उसका आंसर वो मिल जाएगा, क्लियर।
तो क्वेश्चन की पैटर्न जो है उसको पकड़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना वो कभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की पैटर्न को पकड़ना। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। Out of the following four-dimensional quantities, which one qualify to be called a dimensional constant? Dimensional constant मतलब क्या? ओके, डायमेंशनली जिसका वैल्यू जो है, ओके, यहाँ पे आप कांस्टेंट ले सकते हो। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एज जी चेंजेस, हाइट चेंजेस, जी चेंज होता रहता है। ओके, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो वो हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो कैसा रहता है, सेम ही रहता है। इसलिए यहाँ पे ये जो है सी पॉइंट, मतलब थर्ड पॉइंट है उसका ये आंसर वो हो सकता है। क्लियर? आप थोड़ा स्लो भी जा सकते हो। ओके, बीच बीच में पॉज करते करते भी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। A physical quantity x is defined by this formula, where I is a moment of inertia. तो आपको याद होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I is equals to mr², यानी यूनिट के टर्म में लिखो तो kg मीटर स्क्वायर होता है। फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, वर्क डन पता है, लेंथ पता है, सब हमको पता है। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करते हैं। IFV² upon WL3। IFV² WL3 is equals to x। ओके, तो देखिए I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सभी के मैं यूनिट्स यहाँ पे लगा दूँ तो kg मीटर स्क्वायर I होगा। फोर्स न्यूटन में, न्यूटन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़्यादा अच्छा रहेगा न्यूटन की बजाय। वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करना है, यानी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। W यानी वर्क डन है, वर्क डन यानी जूल है, जूल डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नीचे लेंथ का क्यूब यानी मीटर का क्यूब लेना। इतना क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप उसकी जो कंबाइंड वैल्यूज बन रही है किस किस kg की, मीटर की, वो सब रखने के लिए ये बन गया kg स्क्वायर, ऊपर बन गया मीटर रेज़ टू 5, नीचे बन गया सेकंड रेज़ टू, उसके डिनोमिनेटर में जो आता है सेकंड स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाता है सेकंड स्क्वायर, नीचे आ जाएगा kg और मीटर रेज़ टू 5। क्लियर? तो देखो यहाँ से एक kg कैंसिल, सेकंड स्क्वायर में से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे 2 बचेंगे, और मीटर रेज़ टू 5, मीटर रेज़ टू 5 वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर से kg बचा और नीचे से सेकंड स्क्वायर बचा, यानी kg पर सेकंड स्क्वायर ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे बचा। तो देखिए उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो kg सेकंड स्क्वायर ऐसा बचा, यानी यहाँ पे इसका आंसर है वो बी जो है वो हो सकता है। क्लियर आइडिया? चलो तो बी जो है वो इसका आंसर आप समझिएगा। थर्ड जो है उसका आंसर बी लेना। ठीक है, चलो अब वो फिफ्थ जिसका मैंने डिस्कशन किया था, अगेन सेम टू सेम फंडा पर क्वांटिटीज नहीं। देखिए जहाँ पे E जो है उसको आप एनर्जी कह दो, यानी m1 L2 T-2, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह दो, डिराइव कर लो, याद हो तो m-1 L3 T-2। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम या तो मास इनटू वेलोसिटी m1 L1 T-1, मास जस्ट m1। यहाँ पर सभी का एक कॉम्बिनेशन बना कर दिया है g इंटू आई एम स्क्वायर बाई ई स्क्वायर आर सेम एज, यानी सबके आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सबके आप डायरेक्ट यूनिट्स भी लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको उसका आंसर जो है वो मिलना चाहिए। ओके, बट हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई that funda, that value, that quantity in a very simple way. ओके, तो उसके हिसाब से जो फिफ्थ है उसका आंसर आपका ए हो सकता है।
ये फिफ्थ जो है उसमें आंसर ये होना चाहिए। 6 the number of significant figures 11.118 यानी 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट और उसके आजू बाजू जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके कुछ रूल्स में देखो, तो सिग्निफिकेंट के रूल्स अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान है, वो हो सकता है। आई होप इट्स क्लियर। अब उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने यूज किया हुआ था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ओके, जिसका भी मैंने डिस्कशन किया था। तो देखिए, वेलोसिटी के इक्वल ही सब कुछ लिया हुआ है, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। v वेलोसिटी है, तो सबसे पहला पॉइंट, वेलोसिटी के अंदर मैंने c ऐड किया। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, L1t माइनस 1, तो L1t माइनस 1 L1t माइनस 1 यानी ये दो तो कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, ताकि c उसका कंफर्म हो गया। dt, अब देखो तो यहाँ पे जो b है वो दोनों में अलग अलग है, तो उससे अपने को फटाफट पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन और bt का डायमेंशन सेम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम में करता हूँ तो मुझे b मिलता है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम लाइक एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी LT-2 यानी ये भी कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो गया फिर से। क्लियर। चलो, आफ्टर दैट क्यूबॉइड हैज अ वॉल्यूम v l इंटू 2l इंटू 3l, वैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट भी कह सकते हैं, क्यूबॉइड है यानी 6 टाइम्स l क्यूब भी कह सकते हैं। यहाँ पे रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी काफी काम के रहते हैं। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में जो पावर बनेगा ना, तो देखो ये क्वेश्चन के लिए आप ऐसा कह सकते हैं 6 टाइम्स एंड l क्यूब, 6 का तो कुछ नहीं हो सकता, l क्यूब है उसमें क्या करेंगे, 3 आगे आएगा, डेल्टा l बाय l करेंगे, डेल्टा l बाय l ऑलरेडी गिवन 1%, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो हो सकता है सी। क्लियर। कैसे आया, क्योंकि देखो फिर से एक आइडिया दे देता हूँ, जब भी एरर हो, आगे भी एक दो क्वेश्चन शायद आएंगे तो ज्यादा पता चल जाएगा। चलो, तो अब यहाँ पे हमें ऐसा देखना है, चलो यस, देखो आइडिया जितना हो सके उतना सिंपल लगाने का ट्राई करने का, तो आपको ज्यादा मजा उसमें है वो आ सकता है। यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में ऐसा है, v इज इक्वल टू 6 टाइम्स l क्यूब, तो डेल्टा v बाई वी, 3 आगे आएगा, डेल्टा l बाई l कर दो, आंसर में 1 दिया हुआ है, तो ये 3% हो जाएगा। ओके, बात खत्म हो गई। उसके हिसाब से अगर मान लो डेंसिटी हो, मास अपन वॉल्यूम निकालना हो, तो लिखा ऐसे जाता है, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा m बाय m, पर वॉल्यूम की बजाय अगर वो स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का कुछ नहीं होता है, पर नीचे रहता है आर क्यूब, तो वो देता है 3 डेल्टा आर बाय आर। ओके, कैसे आया, तो क्या देखो डेंसिटी को मैं ऐसा समझता 4/3 पाई आर क्यूब, तो जब एरर निकालनी है तो एरर के लिए यहाँ पे रूल ऐसा बन जाता है कि ये जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, पर ये जो आर क्यूब है m बाय आर क्यूब यानी डिवीजन वाला रूल, पावर ऊपर जाता पर माइनस नहीं आता, इसलिए पावर भी पॉजिटिव ही हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा, आगे भी एक दो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज्यादा और पता चल सकता है। चलो, आफ्टर दैट we have some simple questions. Basic unit of mass, length, time and charge are the dimensions of magnetic permeability. मैंने आपको एक आइडिया दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, वहां से मैग्नेटिक परमियाबिलिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए और चेक करिए कि आपका आंसर क्या आता है।
ओके, यहाँ पे बता दे हम कि यहाँ पे ये जो था उसका आंसर ये 3 था। ओके, और परमिएबिलिटी जो है उसका आंसर आप खुद निकालेगा, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, द वैल्यू 5 into 10⁻⁶, 5 into 10⁻8 रिगार्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 5.0 5.0 यानी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मानने हैं। 5 5 25 कर दिया, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले उसके हिसाब से 10th जो है उसमें ए आंसर जो है वो ज्यादा सेट करेगा। क्लियर? चलो, आफ्टर दैट मैचिंग वाला कॉलम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और कंडक्टेंस। वैसे जब भी ऐसा हो तो 3 के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको जल्दी आंसर है वो मिल सकता है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखने का। देखो A2 A2 A1 A1, यानी अगर ए हमने निकाल लिया तो 2 2 में से मतलब सी और डी में से कोई एक, सी और डी तो निकल गए, ए और बी में से रहेगा। अगर ए 1 है तो ए और बी निकल गए, सी ऑप्शन या तो डी ऑप्शन में से एक आंसर रहेगा। मतलब ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको पता हो तो आपका काम आसान है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे आए तो बी भी अलग है इधर, सी भी अलग है और डी भी अलग है। ओके, तो किसी एक का भी अगर आपको पता है, आई रिपीट, किसी एक का भी आपको पता है तो आपका काम आसान है। क्यों? क्योंकि A2 दोनों में कॉमन था, इधर B3 आया इधर B4 आया, तो B अगर निकाल लिया तो बाकी तो कुछ निकालना ही नहीं बचा। देखो यहाँ पे B3 है, यहाँ पे भी B3 है, यहाँ B4 है पर यहाँ B2 है। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता हो और उसके लिए आपको पता होना चाहिए बहुत ही सिंपल सा फंडा जो शायद आपको पता होगा, एंड इट इज पोटेंशियल। आप याद करिए पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू, ओके, बहुत बार कर चुके हैं, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। W दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। B निकालो, आपका काम आसान है। B3 B4 B3 एंड B2, तो A और B दो निकालने से आपको उसका सही आंसर क्या है वो पता चल जाएगा। अगेन यू डू इट योरसेल्फ एंड मेक योर आंसर कंफर्म। ओके, आपको अपना आंसर खुद निकालने का आइडिया दे दिया है। आंसर क्या होगा तो वो आपको खुद को ही पता कर लेने का, और आपको जो मिलेगा वो डेफिनेटली सही आंसर होगा, ताकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। चलो, आफ्टर दिस यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं द क्वांटिटीज ए एंड बी। देखिए, क्वांटिटीज ए एंड बी की जब हम बात करते हैं और रिलेटेड बाय द रिलेशंस m a बाय b ऐसा लेना है, मतलब उसका डिवीजन दिया है, where m is linear density and a is the force dimensions of b। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो कि देखो डेंसिटी को और a को, a जो है वो यहाँ पे दिया है फोर्स, और b को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन आपको बना देना है। तो अगर आप एक बहुत ही सिंपल साइड यहाँ पे अप्लाई करते हो, b फाइंड करना है तो b को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दिया, b को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दिया तो a अपॉन स्मॉल m आ गया। a क्या है, तो कि a जो है दैट इज अ फोर्स, फोर्स यानी न्यूटन आ गया, और यहाँ पे m जो है उसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो kg और मीटर क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। उसके हिसाब से आपको उसका आइडिया है वो आ जाएगा। चलो, 13 नंबर का क्वेश्चन देखा हुआ होगा। ओके, यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, कंफर्म आंसर आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। प्रेशर में a बाई वी स्क्वायर ऐड किया, v में से b सब्ट्रैक्ट किया, यानी v का डायमेंशंस और b का डायमेंशंस सेम। क्लियर? v वॉल्यूम है तो b भी वॉल्यूम ही है। यहाँ पे सिर्फ a का निकालना है, तो प्रेशर का डायमेंशन इज इक्वल्स टू a बाई वी स्क्वायर कर दो तो आपको उसका डायमेंशंस मिल जाएगा। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, वैसे ये एरर वाला क्वेश्चन है जो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया है वो मैं दे देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आंसर्स जो है उसका भी थोड़ा पैरेलल डिस्कशन कर लूँ तो शायद आप जब ट्राई करते हो तो अच्छा रहे।
ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन तो आप बताते जाइएगा, लिखते जाइएगा। जो हमारा अभी चल रहा है 13th जो है उसमें ए रहेगा, 14th में भी डी रहेगा, 15th में भी डी ही रहेगा। क्लियर? चलो, उसके बाद 16 की मैं बात करता हूँ। तो 16 में ये अलग 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 परसेंटेज दे सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने देखा है, चाहे पावर ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसको कैसे हैंडल करना है, तो कि इसको हैंडल करना है 3 डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस हाफ, रूट है ना, इसको हाफ समझेंगे, डेल्टा डी बाय डी। आई होप इट्स क्लियर। तो डेल्टा ए बाई की पावर 2 है, 2 थ्रीजा कर दो, उसके बाद 1 थ्रीजा कर दो, उसके बाद सीधा सिर्फ 3 ले लो, उसके बाद हाफ इंटू 4 कर दो और आपको उसके हिसाब से आंसर है वो मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो, उसके बाद यहाँ पे वैसे उसको कंफर्म कर देते हैं क्या क्या आएगा। 3 2 ज़ा 6। ओके, तो देखो सबसे पहला वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3 2 ज़ा है तो 6 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, और उसके बाद भी 3 है, और 4 इंटू हाफ यानी 2 आ जाएगा। तो 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14, दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलो, विथ यूजुअल नोटेशंस हमारे पास एक nth सेकंड का फॉर्मूला था, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तभी सही हो सकता है जब उसका डायमेंशंस और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दोनों ही सेम हो। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नॉलेज बेस्ड यानी यहाँ पे आपको ऐसा सोचना था कि यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वो सेम हो, तो ही आपको सही आंसर है वो मिल सकता है। क्लियर? चलो, तो उसके हिसाब से बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली वैल्यू करेक्ट ही होनी चाहिए। ये हमने शायद देखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन समझिएगा, ये जो है वो पावर में है ऐसा समझिएगा। तो m अल्फा बीटा और गामा है MLT, और उसकी जो पावर है उसको आप a b और c ऐसा समझिए। दिस इज नॉट द x बट t रेज टू c ऐसा समझिए। ठीक है, तो पावर आगे आएगा और पावर ऐड हो जाएगा। ओके, तो बस सिंपल तरीके से ए जो है उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल विद द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसके लिए आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू V बाय I। करना कुछ नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 3। ये है R, ओके, और ये है I। तो R इंटू I करेंगे तो V बनेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या करना है? तो क्या मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको ये करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 35 के आसपास की वैल्यू मिल रही है। पर इसमें 5 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, मतलब आपके आंसर में जिसमें 3 सिग्निफिकेंट हो, ओके, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिलते हो, वो आपका सही आंसर है वो हो सकता है। इसलिए 19th जो है उसमें आपका सही आंसर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। पर इतना तो कॉमन सेंस है ना कि 10 पॉइंट समथिंग इंटू 3 करेंगे तो 3 पॉइंट तो नहीं आएगा आंसर। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है वो आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये एक मैंने एक हल्का सा रिवीजन दिया कि यूनिट्स और डायमेंशंस में से आप क्या कर सकते हैं। ओके, वेरी सून यू विल गेट द वीडियो फॉर द सेकंड यूनिट। ओके, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स के ऊपर, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा है वो हो सकता है। ठीक है, चलो बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिएगा और अच्छा रिजल्ट्स लेकर आइएगा।